आंखों में आंसुओं का समुंदर लिए हुए बिस्किट की एक दुकान पे बच्चा खड़ा रहा। हम लोगों ने मस्जिद के बाहर ही जुम्मे की नमाज अदा की और सलाम फेरते ही होटल में दाखिल हो गए। मालूम ये हुआ कि कुर्सियां पहले ही से भर गई हैं। रईस साहब ने मेरे कान में चुपके से कहा कि खाने वाले लोगों में ज्यादा तादाद गैर नमाजियों की है जो सिर्फ खिचड़ी खाने आए हैं। एक कुर्सी पर अपने हकीम साहब भी दिखाई दिए। मिर्च खाने की वजह से वो बिल्कुल ईरानी दिखाई दे रहे थे। हम लोगों ने उन्हीं के पास बैठना मुनासिब समझा। हकीम साहब ने रस्मन पूछा, क्या खाओगे? हम लोगों ने अखलाकन कहा, गाली। वो बोले, यहाँ क्यों आए हो? दवा खाने में आना चाहिए था। अभी तो मुझे होटल वाले से निपटना है। प्लेट में सिर्फ हड्डियां रखकर भिजवाई हैं। मैंने कहा, हकीम साहब, उसे मालूम होगा कि आप खानदानी हकीम हैं और हड्डी की छानबीन बहुत करते होंगे। हकीम साहब कहने लगे, मैं तुम्हें एक तजर्बे की बात बताता हूँ। अगर गोश्त की दुकान पर कोई गोश्त के दाम पूछे तो समझ लो कि घर के लिए खरीद रहा है, और हड्डी के दाम पूछे तो समझ लो होटल वाला है। मैंने उनकी प्लेट में झांकते हुए कहा, हकीम साहब, प्लेट में गोश्त भी तो है। वो बोले, हाँ, गोश्त इतना ही है जितना हिंदुस्तान में अमनो अमान है। मैंने कहा, जितना है अल्लाह का नाम लेकर खाइए। कहने लगे, कैसे खाऊं? गोश्त कच्चा है। मैंने टुकड़ा लगाया, आजाद गजल की तरह। वो नाराज हो गए और बोले, आजाद गजल कच्चा गोश्त नहीं है, बद गोश्त है। थोड़ी देर बाद एक अजीब व गरीब चीज जो बोटी भी हो सकती थी मेरी प्लेट में किसमिसा रही थी। मैंने एहतियातन वो चीज रईस साहब की प्लेट में रख दी। रईस साहब ने तहसीन आमेज निगाहों से मेरी तरफ देखा, लेकिन बोटी की सख्ती महसूस करते ही शुक्रिया वापस लेना चाहा। मैंने दस्त बस्ता अर्ज किया कि हजरत, आपके दांत नकली हैं, अगर टूट भी गए तो दूसरे लग जाएंगे, लेकिन मेरे दांतों का ओरिजिनल सेट है। अगर खराब हो गया तो मैं कहीं का ना रहूंगा। फिर आपके साले दांतों के डॉक्टर भी हैं, वो आपकी बत्तीसी का इलाज करते रहेंगे, क्योंकि आपके दांत उनकी हमशीरा ही की ज्यादती की वजह से टूटे हैं। हकीम साहब, जो खाना खा चुके थे और मुंह चलाने की जगह दांतों में खिलाल चला रहे थे, कहने लगे, ये जमाना गोश्त खोरी का है। ऐसे ऐसे लोग गोश्त खाने लगे हैं जो कल तक कसम भी नहीं खाते थे। गालिबन यही वजह है कि बहुत से होटलों में सब्जी की जगह सब्ज बाग इस्तेमाल होता है। होटलों में केबिन का रिवाज आम है। हकीम साहब केबिन की उर्दू हुजरा खुसूसी बताते हैं। उन्हीं का कहना है कि जिन बैरों की ड्यूटी केबिन के आसपास लगती है, उनकी सारी जिंदगी हकीमों की खिदमत में ज़ाय होती है। हकीम साहब का कहना है कि रमजान के दिनों में होटल के पर्दे होटल के खुले होने का इश्तिहार होते हैं, क्योंकि इन चिलमनों से खाना तो खाना, खाने वालों के आमाल तक झांकते हैं। शाम को हलीम खाने वालों का एक गोल लज्जत कामो दहन के लिए निकल पड़ता है, जो मुर्ग हलीम तो क्या, हलीम साबिर तक को खाने पर आमादा रहता है। अगर इत्तेफाक से किसी के हिस्से में बोटी नहीं आती तो वो बेचारा होटल वाले से पूछता है, जनाब, बकरे में बोटी नहीं थी या मेरी किस्मत में बोटी नहीं है? उर्दू का सबसे बड़ा शायर जो फाका मस्ती और सूखी रोटी के टुकड़े खाने पर मजबूर था, आज उसके नाम से इस शहर में बहुत बड़ा होटल है जहां सिर्फ मस्ती है। मस्ती तो हर होटल में होती है, लेकिन होटल के नीचे नन्हे नन्हे बच्चे जब फेंके हुए खाने से दाना चुनते हैं तो मालूम होता है कि जैसे गालिब आज भी भूखा हो और इन बच्चों के साथ दाना चुन रहा हो। गालिबन शहर भर में सिर्फ अहमद रसूल ही एक ऐसे होटल वाले हैं जो शायरों और अदीबों को निहाली खिलाकर इतना ही खुश होते हैं जितनी खुशी हकीम साहब हमें गाली देकर महसूस करते हैं। उनके होटल पर सुबह निहार मुंह पहुंचकर खुश्क खुराक हजरात निहारी के लिए लाइन लगा देते हैं, लेकिन वो शायरों और अदीबों के नाश्ते दानों को बिटोरने में लगे रहते हैं। कई बाहरी लोगों ने तो इनके होटल को नाश्ते दानों की एजेंसी समझ लिया था। मौसूफ शायरों और अदीबों को बिल की रकम बताते हुए शर्माते हैं, जैसे उर्दू वाले हवाई जहाज में उर्दू अखबार पढ़ते हुए शर्माते हैं। हकीम साहब जिन मरीजों को निहार मुंह देखना चाहते हैं, इन्हें मतब के बजाय होटल में जाकर देखते हैं। क़याम करने वाले होटलों की तरफ से उर्दू अखबारों को छोड़कर बकिया तमाम सहूलतें पेश की जाती हैं। अंग्रेजी अखबार की रद्दी महंगी बिकती है, इसी वजह से लोग उर्दू को अखबार के जरिए भी होटल में दाखिल नहीं होने देते। बाज़ होटलों में ऐसी चादरें मिलती हैं जिनसे ट्रक ड्राइवर बोनट पोंछते हुए भी शर्माते हैं। मसहरियाँ दमे के मरीजों की तरह कराहती रहती हैं। तकियों को देखकर पत्ते हवा देने लगते हैं। हमाम ऐसे कि खौफ बरहंगी परेशान करने लगे।
पंखे गर्दिश माहो साल के उसूल पर चलने वाले, बहरे उर्दू रिसालों की तरह कभी कभी दिखाई देने वाले और मालिकान दूर से अदबी रिसालों के एडिटरों जैसे। होटल वाले शायरों और अदीबों से बहुत घबराते हैं। गालिबन इसी वजह से वो लोग होटल के अच्छे कमरों में शायरों, लीडरों और कव्वालों को नहीं ठहरने देते। कहते हैं कि मुबालगे, झूठ और जहल से कमरों को भी बचाना चाहिए। होटल वालों का कहना है कि शुआरा जब तक गजल कहते हैं तो खून थूकते हैं और बकिया वक्त कमरे में चारों तरफ पान की पीक थूकते हैं। मैंने एक होटल मैनेजर से कहा कि जनाब, गजल तो जिगर का खून मांगती ही है। वो बोले, मगर कमरा तो पानदान नहीं मांगता। होटल में बहुत से लोग नाम बदल कर क़याम करते हैं, जिस तरह बहुत से लोग अखबार में मरासला भिजवाते वक्त अपनी वल्दियत तब्दील कर लेते हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरे एक मजमून की वजह से एक साहब को वल्दियत तब्दील करना पड़ी। खुदा उन्हें माफ़ करे या न करे, लेकिन मुझे माफ़ कर दे। पिछले दिनों की बात है कि ऐसे ही एक होटल में मुझे अपनी असली बेगम के साथ जाना पड़ा। मैनेजर ने मुझसे पूछा, राणा साहब, मोहतरमा की तारीफ? मैंने कहा, जितनी भी की जाए कम है, वैसे कि मेरी बेगम है। मैनेजर या तो दुनिया देखे हुए था या फिर चरब जबान। कहने लगा, शुरू में सब यही कहते हैं। मैंने इसे नागवारी से घूरा तो वो घबराकर रजिस्टर में मेरे नाम का इंदराज करने लगा। फिर मेरी बेगम से उम्र पूछी। उन्होंने इतनी ही बताई जितनी 10 बरस से बताती आ रही हैं। जब मुझे कोई एतराज नहीं था तो उसे क्या एतराज हो सकता था, क्योंकि दुनिया जानती है औरतें उम्र के सिवा सब कुछ बता देती हैं, यहाँ तक कि इनकम टैक्स वालों को शौहर की आमदनी भी। मैंने पूछा कि तुम्हारी उम्र में कुछ इजाफा नहीं हुआ? बोली, आपकी आमदनी में कौन सा इजाफा हो गया? मैंने कहा, बेगम, तुम तो नमाजी औरत हो, फिर इस झूठ से क्या फायदा? लड़ने लगी और बोली, आप जो खिजाब लगाते हैं ये क्या है? ये भी लोगों को धोखा देने के लिए है। मैं तो सिर्फ झूठ बोलती हूँ, आप तो सफेद झूठ बोलते हैं। मैंने कहा, बेगम, सफेद की इजाफत से झूठ में हुस्न पैदा हो जाता है। वो जलकर बोली, जी हाँ, सफेदी की इजाफत से आदमी कोढ़ी भी कहलाने लगता है। मैंने जिरह को तूल न देने की गलत से कहा कि बेगम, आप बहस बहुत अच्छी करती हैं, आपको तो वकील होना चाहिए। वो मुझे हकारत से देखते हुए बोली, मेरे खानदान में 11 वकील और 3 जज हैं, मुझे वकील बनने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने कहा, जाहिर है, जब ही तो आपकी टीम हर खेल में जीत जाती है।